जिन्होंने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में विपुल लेखन किया है। उनकी 75 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित किया गया है। उनके साहित्य का अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में भी हुआ है और उनकी रचनाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में भी पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। भारतीय अस्मिता और गौरव को पुनर्जागृत करने के लिए वे कृत संकल्पित हैं। 34 वर्ष बाद आकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मूर्त रूप देने का दायित्व उनके ऊपर आया है और अपने राष्ट्रीय दृष्टि और भारतीय जीवन मूल्य से अनुप्राणित उनका जीवन इस कार्य को करने में समर्थ होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। यह नई शिक्षा नीति भारतवर्ष के गौरव को पुनर्स्थापित करने का पथ प्रशस्त करेगी। मैं आदरणीय निशंक जी से आग्रह करता हूँ, कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। माननीय निशंक जी। इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सब लोगों के मार्गदर्शक और सभी लोग जानते हैं कि प्रख्यात विचारक और लेखक और हमारे सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, हमारे बीच आज जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व से मुझे लगता है इस प्रशाल में जो लोग हैं और जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी जानते हैं और जिनका मुझे पीछे 25, 30, 40 सालों से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है, ऐसे हम सब लोगों के बहुत ही प्रिय और जिन्होंने अपने जीवन का तिल तिल खपा करके राष्ट्र निर्माण की इस बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना में अपने को खपाया है। ऐसे हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत माननीय इंद्र जी, इस संस्थान के सदस्य सचिव और विचारक आदरणीय प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, मेरे बहुत ही प्रिय और आज जिनको बताया कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब लोग इसका मूल्यांकन करेंगे कि विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने अपना रास्ता नहीं भटकने दिया, ऐसे में पिछले मुझे याद है कि मेरी पहली पुस्तक 1984 में मुझे विधाता बनना है, सबसे पहले ताऊ जी ने छापी थी प्रभात प्रकाशन में। और मैं समझ सकता हूँ कि नए लेखकों के लिए और राष्ट्रवादी लेखकों के लिए उनके मन में कितना, मैं जोशीमठ से उस ज़माने में आया था 83-84 में, और मैंने केवल मुझे पता था कि ताऊ जी श्याम सुंदर जी जो है ऐसे नवयुवकों को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे लेखकों को। और मैं आया, उन्होंने कहा छप जाएगा बहुत जल्दी, कहाँ पहुँचाना है? मैंने कहा मैं तो जोशीमठ हिमालय से आया, वहीं पहुँच जाएगी। आप समझ सकते हैं कि आज से कितने साल पहले, हाँ 37-38 साल पहले, और मुझे विधाता बनना है, उन्होंने मेरी वो कृति छापी थी। और तब से मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि प्रभात प्रकाशन ने बिना किसी स्वार्थ के कभी व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा ही नहीं, बल्कि पहले राष्ट्र को रख करके और तो जाकर के हर कदम पर बहुत ही दृढ़ता से काम किया। तो मैं इस अवसर पर प्रभात को और पीयूष को विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं, ये ताकत उनकी बनी रहे। डॉक्टर गौर जी और आप सभी उपस्थित भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि
आज तो जिनका हमको मार्गदर्शन मिलना था और जिनकी पुस्तक ये और है भी बहुत खूबसूरत, सब लोगों ने देखी होगी, छुआछूत मुक्त समरस भारत, और जिसके बारे में डॉक्टर पतंजलि जी ने कितना व्यापक विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ करके उसको बताया, उस अभियान को भी बताया, और लास्ट में एक किताब उसकी परिणति का एक हिस्सा है ये भी उनको अवगत कराया। अभियान लंबा है, अभियान केवल पुस्तक का ही नहीं है। तो इंद्रेश जी के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं हम सबको विदित है, हम सब की भाई साहब के दिमाग में जो आता है वो एक योजना, परियोजना और महायोजना बन जाती है, और उसके साथ लोग चलते चले जाते हैं, चाहे हिमालय परिवार हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हो, जिधर समाज में ऐसा लगता है कि कमी आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है या ज़रूरत है, वहाँ काम शुरू हो जाता है। और उसके पीछे नौजवान, महिला, पुरुष, सब युवा, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने एक के बढ़कर एक से बढ़कर के एक तमाम रास्तों को अपने बनाया है, और आप जैसे लोगों के ही कारण आज यदि भारत तो पूरे विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज महाशक्ति के रूप में उभर करके आया, तो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये भारत, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी हमारे बीच जिनका मार्गदर्शन हमको मिलना है, मैं भी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और हम सब लोग पहले उनके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका लगातार राम बहादुर राय जी का हमको अभी मार्गदर्शन मिलेगा, उनकी अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है। मुझे तो सिर्फ 2-3 बातें कहनी हैं। एक तो ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले अपने को समझें और ये देखें कि हम क्या हैं। शायद इसका जवाब जैसे मिलेगा बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। जब आदमी अपने बारे में उससे बड़ा अपने बारे में जितना हमको मालूम है उतना दूसरा थोड़ी बता सकता है। हम जितना अपने को जान सकते हैं वो दूसरा थोड़ी जान सकता है। लेकिन इस जिंदगी की भाग दौड़ में और जो परिवेश है उसमें कई बार पता ही नहीं चलता कि अपना भी मूल्यांकन, अपना भी थोड़ा सा अपनी को भी पहचानने की ज़रूरत है। और मुझे भरोसा है कि जिस दिन ये होगा शायद उस दिन फिर वो बहुत तेज़ी से हो भी रहा है, क्योंकि ये सारी जड़ों का, ये छुआछूत है, चाहे हिंसा है, चाहे वो वैमनुष्यता है, चाहे वो मन के अंदर की कलुषता है, ये कहाँ से पैदा हुई है। ये चाहे पर्यावरण, पार्ट पार्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, संकटों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके मूल में जो आदरणीय इंद्रेश जी ने जो बाबा साहब के बारे में जो लास्ट में 3-4 चीजें कही कि वो भारतीय संस्कृति में छोड़ ही नहीं सकता, बाबा ने कहा वो संस्कृति तो पूरी दुनिया के मानवता की प्रेरक है, उस संस्कृति को कैसे छोड़ा जा सकता है। अब यदि ये कहें कि वो भारत जो विश्व गुरु था, जिसके बारे में ये देश प्रसूत सखा साधक जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानवा, ये पूरी दुनिया, पृथ्वी के लोग ही तो उससे अनुप्राणित थे, जो हमारे पास, जो हमारे रगों में अभी भी बह रहा है, जो हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर है। थोड़ा देखने की तो जरूरत है, कहीं खोया नहीं है। और किसी ने मिटाने की जरूरत भी की तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए हैं जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है वो अभी भी जिंदी है, नहीं गई है कहीं। उसको समझने, पकड़ने, प्रवेश दिलाने, बढ़ाने और संयोजित करने की भर जरूरत है। मैं आदरणीय इंद्रेश जी ने जिस बात को कहा कि अधिकांश लोग रोने, कुछ रो करके कोई समाधान निकला है क्या? एक
क्या दूसरे पर आलोचना करके और आक्षेप लगा करके कोई समाधान निकले हैं क्या? या पीछे को पीटते पीटते आकर के आगे के रास्ते जो तेजी से दौड़ना है वो कोई समाधान है क्या? तो समाधान ये है कि हमारे पास वक्त कम है और हमको छलांग मारनी है उस भारत को, जो भारत विश्व गुरु था, उस भारत को बनाना है। हर व्यक्ति को आगे खड़ा होना है और दुनिया देख रही है आपको। यूनेस्को में मैं गया, उनकी डीजी ने कहा कि कौन सा कारण है, क्या बात है कि बच्चों में अनुशासनहीनता हो रही है, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसे 2-3-4 चीजें। तो मैं चुप रहा। उन्होंने दोबारा पूछा, डॉक्टर निशंक अब कुछ बोल नहीं रहे। तो मैंने कहा कि जड़ों से तो उसको हटा दिया हमने, बोएंगे कुछ और काटने की कुछ अपेक्षा करेंगे, कहां से संभव है? हमने तो उसके मूल्यों पर जो आधारित शिक्षा थी उससे जड़ों को काट दिया, हमने खत्म कर दिया। हमने तो मनुष्य की बजाय वो मनुष्य नहीं बनाया, मशीन बना दिया उसको। मनुष्य से हटा करके आपको एक संसाधनों का एक संसाधन बना दिया उसको। तो पहले तो वहां पर आकर खड़ा होना पड़ेगा ना कि मनुष्य को मनुष्य बनाए, तभी तो। अब पूरी दुनिया में ये मनुष्य ही तो है और उसका मन है, मन तो है उसका, सब जगह मन ही तो है। ये जो ढांचा एक ही जैसा है, आंख नाक कान सबके एक ही तो जैसे हैं, बस है तो कुछ अलग, वो उसका विचार है। यदि कुछ है तो उसका संकल्प है, कुछ है तो उसकी दृढ़ता है। भाई यही जो विचार है उसका, और जो विचार हमने पूरी दुनिया में दिया उसको लेकर के योद्धा की तरह बढ़ने की जरूरत है। ये तो सब समाज हमारा अपना है। यदि हम ये कहते हैं अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा मुदार चरितानम तो वसुधैव कुटुंबकम, कौन दुनिया में बोल सकता है ये? लेकिन बिल्कुल सही है। आदरणीय भाई साहब ने कहा कि आचरण में तो लाना पड़ेगा ना, ये भाषण का विषय नहीं हो सकता जब तक ये बातें आचरण में नहीं आएंगे। किसने कहा दुनिया में कभी सोच भी सकता कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, उस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा ना। जिस दिन पूरी धरती मेरी माँ है और इस पे पैदा होने वाला हर पुत्र पुत्री मेरा अंग है, उस दिन हिंसा, ये छुआछूत, जाति प्रथा सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम तो वो हैं जिसने सारे विश्व को अपना परिवार माना है। ये जो लोग पूरे विश्व को मार्केट मानते हैं, इनको ये दुनिया को, ये वर्ल्ड इनके लिए मार्केट है, बाजार है। लेकिन हमारे लिए वर्ल्ड, ये जो विश्व है, ये बाजार नहीं, हमारे लिए परिवार है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार में व्यापार होता है, परिवार में प्यार होता है। हमारी ऊंचाइयां ये हैं। दुनिया को यदि समझना होगा तो इसमें ही समझना चाहिए हमको। हमारी वो ऊंचाइयां हैं, क्योंकि जिसके जेब में पैसा रहता है जब तक रहेगा तब तक तो वो राजा रहेगा, लेकिन जिस समय पैसा खत्म हो जाए वो चौराहे पर रोता रहेगा। लेकिन जब परिवार का हिस्सा है, आपने देखा होगा आज हम लोग किताब आ रही, सब इकट्ठा हो रखे हैं, खुशी है, कुछ सृजन की बात हो रही है। हमने सब चीजों को मिलकर के बांटा है। यदि खुशी का क्षण है तो खुशी को भी मिलकर के बांटा है परिवार में, और दुख का भी क्षण है तो उसको भी मिलकर के बांटा है। क्योंकि हमारी ये प्रबल धारणा हमेशा से रही है कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। और वो किया है हमने, कोई भाषण नहीं दिया, हमारी तो पराकाष्ठा रही है। तभी तो हम कई बार गुलाम भी हो गए, क्योंकि उदार थे। इस उदारता का नाजायज फायदा उठाया लोगों ने हमारी। ऐसा नहीं था कि हम कमजोर थे। उस दिन भी यदि आप देखेंगे कभी हम कमजोर नहीं रहे, वो ज्यादा ही उदारवादी कई बार हो जाते हैं और उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ा। लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हमारी जीत ये है दुनिया में। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कि जब तक धरती पर एक मनुष्य भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। बोल सकता है दुनिया का ये विकासशील विकसित देश हो, चाहे वो श्रेष्ठ देश अपने को कहने वाले, हाँ भौतिकवादिता में श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन ये तो हमको छू भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है आज, और वो हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। यदि लॉर्ड मैकाले वहां से आने के बाद, कैम्ब्रिज से आने के बाद, और इस देश की शिक्षा संस्कृति और
भाषा से इसकी देश की जड़ों से उसको हटा देता है, ताकि इस देश पर शासन करना है तो जब तक इसकी शिक्षा, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा को बदल नहीं देंगे तब तक इस पर राज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कितना परिवर्तन आया है। भाई साहब ने अभी चर्चा की कि अंगड़ाई ले रहा देश, और हमारे प्रोफेसर अपने पतंजलि जी भी उस बात को कह रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले उसी पतंजलि उसी कैम्ब्रिज ने ये कहा है कि जो भारत की नई शिक्षा नीति आ रही है ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत है, और सम्मान दे रहे हैं वो हमको। और अभी एक दिन पहले उनका कल एक मेल आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम आपको निमंत्रण करने की अनुमति हमको दीजिए, ताकि हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं कैम्ब्रिज में। ये जो ताकत है ये व्यक्ति की ताकत नहीं है। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक देश है। और जब शिक्षा का वैभव देखते हैं, 1000 विश्वविद्यालय, 45,000 डिग्री कॉलेज, 16 लाख स्कूल, 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक। कई देशों की इतनी जनसंख्या जितनी हमारे अध्यापक है, कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है। और यदि टोटल छात्र छात्रों की जनसंख्या देखेंगे तो 33 करोड़ जितनी अमेरिका की कुल जनसंख्या नहीं, उससे भी ज्यादा छात्र छात्रा है हिंदुस्तान की धरती पर। और आगे ये 25 वर्ष 30 वर्ष तक यंग इंडिया रहने वाला है। क्या नहीं कर सकते हम लोग? बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास हमने ये इसको मैं देख रहा था कि भाई साहब ने आप जितने भी हमारे बुद्ध से लेकर के और महावीर, दयानंद जी से लेकर के विवेकानंद, और कबीर, संत कबीर से लेकर के रैदास जी तक, ये सारे के सारे वो लोग जिन्होंने समय, और बाबा जी से लेकर के और तमाम उन लोगों को लिया है जिन्होंने समय समय पर, क्योंकि हमारी धरती में कहा यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति। हाँ, यह हमारी परंपरा रही है। जब जब भी कठिनाई आई है देश पर, तब तब कोई ना कोई ऐसा महापुरुष जन्म लेकर के रास्ता बनाता है, बनाता ही बनाता है। अब देखिए ना, वर्तमान में यदि वर्तमान परिस्थितियों में 2013 के बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 2013 की उन परिस्थितियों को और 2013 के बाद आज तो बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ। आप अकलुषित तरीके से, इसलिए नहीं कि आप किसी विचार से जुड़े हैं, आप 2013 के पहले का दृश्य देखिए, जब लेख आते थे भारत गुलामी की ओर, और तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ। पूरी दुनिया में मैं पीछे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले दुबई गया, और दुबई में मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ उद्योगपतियों ने अपना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था। मुझे लगा कि होंगे 10-20 उद्योगपति, 450 उद्योगपति। उन्होंने एक जो उनके अध्यक्ष थे, एक बात उन्होंने कहा कि सर, हमको हिंदुस्तान को तो देना ही, हिंदुस्तान से हमको कुछ नहीं लेना है। लेकिन आज से पहले कोई यदि हिंदुस्तान की बात करता था तो हम छिपते थे, हम बसते थे कि कोई ये ना कहे कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं। और इतना परिवर्तन होगा कि आज डंके की चोट पर हम कभी नहीं भी बोलता, तब भी बोलते हम हिंदुस्तान के हैं भाई। मोदी जी के आने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि अब हमको ऐसा लग रहा है कि कोई छू नहीं सकता हमको। ये है परिवर्तन, ये पूरी दुनिया को महसूस करता व्यक्ति। ये दुनिया के छोर में चाहे कितने ही कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी वो द्विम दर्जे का रहेगा। वो हिंदुस्तान यदि ताकतवर रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों रास्ते हिंदुस्तान से होकर के ही गुजरते हैं दुनिया के। ये आज नहीं तो कल भी समझ में आएगा। यदि सुख और शांति यदि कहीं होगी तो ये भारत से ही होकर के गुजरती है। ये बातें दुनिया के लिए, आज दुनिया बिल्कुल चौराहे पर, राख के ढेर पर खड़ी होती। जब आतंकवाद की ये होते तो जाकर के बौखलाते हैं। तब हमारी गांधी याद आते हैं, सत्य, प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं। तब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आते हैं, तब हमारे बाबा साहब याद आते हैं। और हम उनको क्यों छोड़ें? जब दुनिया संकट में होती तब जिनको याद करते हैं, हम कैसे छोड़ देंगे उनको? उन बातों को कैसे छोड़ देंगे? और इसलिए हमारा तो विचार, असतो मा सद्गमय कौन बोलता है?
हमने जब उठते हैं एक साथ कहते हैं ओम सेना भवतु सेनो वनक्तु सवीर्यम करवावे तेजस्विनावधीतमस्तु मां अविद विषामय। कौन बोलता है हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ खाएंगे? ये समरसता, ये समता कि हम साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, साथ पुरुषार्थ करेंगे। हम रोज ही बोलते हैं, बस उसको अपने आचरण में हर हालत में लाना है हमारे पास सब सूत्र हैं हमारे पास। हमने मानवता को देखिए ना, हमारी गीता आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, पूरी दुनिया में गीता। और गीता ने ये जो शरीर के बारे में कहा, वो आसान सी जीर्णानि यथा व्याय, जिस तरीके से पुराने कपड़े को हम त्याग देते हैं, ऐसी ये आत्मा है। आप पाप मत करो, गलत मत चलो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, कब छोड़ के चला जाएगा। अब हम यहाँ में खड़ा हूं, अगला क्षण मेरा थोड़ी है। ये जो शरीर है ये माध्यम बोला है, और जो उसके अंदर आत्मा है उसको कहा कि ये अजर और अमर है, वो तो मर ही नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसको तो कोई मार ही नहीं सकता, तुम घबरा क्यों रहे हो? ये हमारा दर्शन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात कर दी, पूरी दुनिया को मुट्ठी में बांध दिया। कौन विचार, कौन व्यक्ति, कौन शासन जो उन विचारों के अंदर समाहित नहीं है। अब जरूरत तो हमको ही है, अपनी चीज तो हमको ही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि दुधार ली हुई चीज पर कोई प्रथम नहीं आ सकता, न चोरी हुई की चीज पे, न नकल की चीज पे, और न उधार की चीज पर। जो हम हैं, हम अपने पर ही दुनिया में नंबर 1 हो सकते हैं, और हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं दुनिया को देने के लिए। जब हमारे पास खजाना है दुनिया को देने के लिए। अभी मातृभाषा का विषय आया, बहुत सारे लोगों ने तमाम तथ्य तर्क दी। बाबा साहब ने संविधान, हम भारतवासी, हमसे शुरू किया, मैं से शुरू नहीं किया। और उनका भाषा के प्रति जितना लगाव और जुड़ाव था, जिस तरीके से उन्होंने भाषा के बारे में कहा, और संविधान की एक एक अनुच्छेद, एक एक चीज में जो समता, ममता, सौहार्दता, एकता, अखंडता, उन शब्दों को केवल एक पन्ने को पढ़ने से लग जाएगा कि क्या है हम। केवल संविधान के पहले उद्देश्य की उसको आप देख लीजिए, पूरा संविधान समझ में, देश समझ में आ जाएगा, हमारे विचार समझ में आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर और उन लोगों ने, हमारे लोगों ने क्या हमको क्या धरोहर दे करके गए, उस समझ में आ जाएगा। और इसलिए आज पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रति लोगों की धारणा बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो हम ही रोने लग जाएं, जैसे भाई साहब ने कहा कि क्या करें, क्या जो है, जो अब क्या करें। मैं भाषा की अभी जो चर्चा कर रहा था, जब हम ये नई शिक्षा नीति को लेकर के आए, और मातृभाषा में अपनी शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा, और जो राज्य चाहें तो उच्च शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। तो हमारे कुछ मित्रों ने, और तो उनको मिला नहीं राजनीति करने के लिए, क्योंकि हमने ये भी कह दिया किसी प्रदेश पर भाषा थोपी नहीं जाएगी, उसकी मातृभाषा में वो प्रारंभिक शिक्षा होगी, और एक भारत की भाषा को जरूर लेना पड़ेगा। अब कौन इस बात का विरोध करेगा कि आप भारत की भाषा को नहीं लेंगे? हमारी खूबसूरत भाषाएं, हमारे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी। हमारे तो खूबसूरत भाषाएं, और भाषा ही नहीं है, उनके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, आचार है, व्यवहार है, परंपराएं हैं, सब खुशबू उसके अंदर है। और अकेली हिंदी की बात करें तो अभी मैं कुछ दिन पहले शब्दावली आयोग का जो है वो उसका ग्रंथों का लोकार्पण किए, वो एक के बाद एक ला रही थी। मैंने कहा कि कितने 9 लाख शब्द हैं, 9 लाख, सारी दुनिया की जितनी भाषाएं हैं सब एक ही भाषा में समाहित हो जाएंगी। और वो भी हमारी ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हमारी भारतीय भाषाएं, उनसे सब भाषाएं, उनका एक हिंदी हो चाहे संस्कृत। संस्कृत के बारे में आज दुनिया के लोग संस्कृत को कर रहे हैं। जर्मनी ने 14 विश्वविद्यालय कर दिए। अभी चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर जोशी जी ने चर्चा की और पतंजलि जी ने चर्चा की कि 3 जब विश्वविद्यालय एक साथ यहाँ पर लाए, कुछ लोगों ने होला मचा दिया, चाहे एक ही भाषा के 3 विश्वविद्यालय। ये भाषा नहीं है, ये ज्ञान का पुंज है। संस्कृत केवल भाषा नहीं हो सकती। ये चाहे सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा का जनक, वो किस चीज में रहे हैं,
ये आयुषोवेदा आयुर्वेदा चरक, ये किस उसमें रहे हैं? आर्यभट्ट गणित की पूरी दुनिया महसूस करती है। भास्कराचार्य, ये बारामिहिर, ये नागार्जुन, कहाँ ये जितने भी, अब मैं यदि श्रृंखला एक से छोर से करूं, ये हमारी संपदा जिन पर दुनिया तरस रही, क्या है इनके अंदर? वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है। तो मैं समझता हूं कि जो ये पुस्तक आज भाई साहब ने हमको ये बहुत मैंने देखा कि इसमें इतना बिल्कुल गागर में सागर भरा हुआ है, और एक एक चीज को के इससे पढ़ने से हम लोगों को न केवल बहुत सारी चीजों को पता चलेगा, बल्कि निश्चित रूप में हमको गौरव भी महसूस होगा कि नहीं, हम उस देश के लोग हैं जिस देश में ऐसे लोगों ने जन्म लिया है, और जो उस समाज की एकता के लिए, उसकी संस्कृति के लिए, उसके संस्कारों के लिए जिन्होंने अपना तिल तिल खपाया है, ऐसे लोग रहे हैं। और ये बात सही है कि संस्कृति के बिना तो ये जो जैसे प्राण है ना, संस्कृति तो प्राण है। ये यदि आदमी बोलते मर गया है, तो मरा तो कुछ नहीं, आंग नाक कान सब उधर ही रहता है, कुछ चला गया तो गया क्या? गया उसके कुछ प्राण निकल गया साहब। तो ये संस्कृति यदि संस्कारों से विहीन व्यक्ति है, तो वो तो जैसे कुछ वो कहते साहित्य संगीत कला बिना साक्षात पशु पुंछ बिषाणी ना, ये तो धरती पर केवल ढोने भर की बात हो जाएगी। और इसलिए जब संस्कृति का प्रकृति के साथ संरक्षण होता है, प्रकृति जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रकृति कई बार जो चुप रहता है उसको बोलते हैं ज्यादा बोल रहा है आज यार, ये तो कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मालूम है प्रकृति उसकी बहुत शांत रहने की है। या कोई बहुत बोलता है और चुप बैठ गया, तो भी बोलते हैं आज कुछ यार गड़बड़ तो है, ये चुप रहने वाला तो नहीं था, बहुत बोलता था। का मतलब प्रकृति के साथ यदि समन्वय है तो फिर वो संस्कृति में धीरे धीरे करके अच्छा होता है। प्रकृति को जब जब छोड़ा तब विकृति है, विकृति विनाश का कारण होता है। और संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ करके जो संस्कृति है उसकी प्रकृति के साथ एक रचना होती है। मुझे भरोसा है पूरी दुनिया में जो नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, जो भाषा के बारे में फिर मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को जब ये आग्रह किया कि जापान अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, जर्मनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, इंग्लैंड अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, फ्रांस अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है, यह हमारे बाद पैदा जो आजाद हुआ जिसकी संस्कृति भाषा सब कुछ नष्ट हो गया था, इजराइल, वो अपनी मातृभाषा में डे 1 से पढ़ाता है और शिखर पर पहुंचा है। तब आपको क्यों परेशानी होती है? किस बात की परेशानी है? अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि अब इंजीनियर और डॉक्टर भी अपनी मातृभाषा में बनेगा। यह है ना ताकत देश की। ये जो अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला होगा उसको भी भरोसा में डॉक्टर बनूंगा, उसको भी भरोसा में इंजीनियर बनूंगा, ये रास्ता हम पुख्ता करेंगे, पुख्ता करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये तो राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी, इंटरेक्टिव भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। कोई ये नहीं कह सकता कि समता और ममता नहीं, उसमें उस आधारशिला पर खड़ा है, इसीलिए लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। आपके उसके बारे में आप देखिए, और जो आपने चर्चा की है कि कुछ इस तरीके की भी चीजों को हम कोशिश करेंगे ताकि जो भारत केंद्रित बोला है हमने शिक्षा नीति को, जो चीजें अभी पाठ्यक्रम में नहीं आ पाई थी, जो हम मूल्यों की बात करते हैं, जिस पर उसको आधारशिला पर खड़ा करना है उस पीढ़ी को, हमने ये हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी इसमें हम लोग समाहित करेंगे। और एक बार फिर भाई साहब को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप तमाम व्यस्तताओं में भी आपकी जो लेखनी और विचार और हम सबको अनुप्राणित करती है। आप इसी तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, और आपके मार्गदर्शन में ये देश फिर एक बार विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया में चमत्कृत होगा। आप उधर से अटल जी का चित्र दिखा रहे हैं, और अटल जी ने कहा था छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं होता, टूटे मन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा था
कि पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है और पेड़ की जड़ पर खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। न आदमी ऊंचा होता है न नीचे होता है, न बड़ा है न छोटा है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये जो आदमी सिर्फ आदमी होता है, इसी को बाबा साहब ने भी बोला। तो इसलिए इस अवसर पर हम सब लोग भाई साहब को यहाँ शुभकामना देने के लिए आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं कि उनका मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय भाई साहब।